बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा। उस टॉपिक का नाम है क्रोमेटोग्राफी। ये हमारे पास जो टॉपिक आज डिस्कशन के लिए है, ये बहुत ही मज़े का टॉपिक है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और कलरफुल बातें होने वाली हैं। जी, क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमेटोस का वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है कलर राइटिंग। क्रोमेटोस का मतलब है कलर राइटिंग। स्टार्ट में जब ग्रीक के लोग थे, वो मिक्सचर में से कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इन मेथड्स को यूज़ करते थे। हमने इसके अंदर भी उसी तरह से, जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सोल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू 2 फेजेस। सबसे पहले मैं उस फेजेस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा इसकी डेफिनेशन को। तो वो डेफिनेशन क्रोमेटोग्राफी की क्या होनी चाहिए? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन। जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया कि इस मेथड में हम सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब जैसे मिक्सचर के बारे में आप जानते हैं कि 2 और मोर सब्सटेंसेस वो आपस में मिक्स होते हैं। हमने उसमें से कंपोनेंट को क्या करना है? आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज। अफिनिटी मीन कि वो कंपोनेंट किसके साथ ज्यादा इजीली सॉल्युबल होगा या कौन से फेज में रहना चाहेगा फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो सिंपली मैंने यही बताया आपको कि ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिससे हम कंपोनेंट को मिक्सचर में से क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, विच इज डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव अफिनिटीज। अब मैं चलता हूं इसकी फेजेस का। जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि मैं 2 फेजेस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो हमारे पास सोल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है वो बिटवीन 2 फेजेस है। नंबर 1 इज स्टेशनरी फेज एंड द सेकेंड वन इज मोबाइल फेज, या इसी को आप मोबाइल मोबिलिटी मूवमेंट से निकला है। तो मतलब एक फेज मूव कर रही है और स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? साकेत होना, एक जगह पे रुका होना। सो हमारे पास 2 फेजेस हैं। स्टेशनरी फेज आप देखें वो मे बी सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकता है। अगर लिक्विड है तो वो स्पोर्टेड होगा एज अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड। जैसे हम सिंपली, मैं एग्जांपल में आपको बताऊं कि एल्यूमिना हो जाता है या फिल्टर पेपर। तो नॉर्मली या पेपर आप देखते हैं कि पेपर क्या, एक इनर्ट सॉलिड है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि वो लिक्विड क्या होता है? स्पोर्टेड होता है उस इनर्ट सॉलिड के अंदर। सो दिस बिहेव्स एज अ स्टेशनरी फेज, जो कि सॉलिड में होगी, या अगर लिक्विड में हुई भी सही तो वो स्पोर्टेड होगी विद द इनर्ट सॉलिड। तो इसी तरह एग्जांपल्स में सिलिका जेल आ जाएगा, चारकोल आ जाएगा, सिलिका सिंपल भी हो सकता है। सो ये एग्जांपल्स भी हम उसमें कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल फेज में देखें, यहां पे हमारे पास मोबाइल फेज क्या होती है कि वो लिक्विड में भी हो सकता है या गैस में भी हो सकता है। सो पहला डिफरेंस तो आपने ये माइंड में रखना है कि वो सॉलिड या लिक्विड, और ये लिक्विड और या गैस में हो सकता है। और इसमें जो हमारे पास होता है वो मोबाइल फेज, ये फ्लोज ओवर द स्टेशनरी फेज, क्योंकि ये मूवमेंट में है, ये मोबाइल फेज है, ये फ्लो कर जाएगा ओवर द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज रुकी हुई थी। इसमें एग्जांपल्स कौन से हैं? हमारे पास एसीटोन है, इथाइल अल्कोहल है। अब गैसेस में देखें तो हाइड्रोजन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल फेज। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
वो है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है? हमने ये देखना है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो अब वो जो हमारे पास कंपोनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी बिटवीन टू फेजेस, जो मैंने फेजेस मोबाइल एंड स्टेशनरी की बात की, दे आर गवर्न्ड बाय के, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इज द के। अब के फैसला करेगा कि वो जो कंपोनेंट है वो उन दो फेजेस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि के है क्या, उसका क्या, हम उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ रेशियो। रेशियो क्या होता है? आपने दो चीजों को डिवाइड करना होता है। अब यहां पे हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन द मूविंग फेज, वो जो मोबाइल फेज है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टेशनरी, और उसी कंपोनेंट की हमने क्या देखनी है? कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टेशनरी फेज। सो सिंपली आपने यहां पे के बारे में क्या याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन जो मोबाइल फेज में है उसको डिवाइड कर देना है विद द कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टेशनरी फेज। अब मेरे पास यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं फॉर द वैल्यू ऑफ के। वो क्या हो सकती हैं कि कंपोनेंट की ग्रेटर वैल्यू ऑफ के हो सकता है। मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, आप देखें कि इफ के वैल्यू इज ग्रेटर, यानी कि अगर कंपोनेंट की वैल्यू, जो कंपोनेंट्स हम बात कर रहे थे, अगर के की वैल्यू बड़ी आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स है वो लार्जली डिसॉल्व्ड इन द मोबाइल फेज। तो आप यहां पे क्या लिख लेंगे? इफ के इज लार्जर देन कंपोनेंट इज लार्जली डिसॉल्व्ड इन मोबाइल फेज। अब यहां से आप क्या बात समझ सकते हैं? आप देखें के जो है वो मूविंग या मोबाइल फेज के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्ट रिलेशन है। तो के जितना बड़ा होगा तो वो कंपोनेंट जो होगा वो डिसॉल्व किस में होगा? इन द मोबाइल फेज एंड पासेस ओवर द स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज के ऊपर से पास कर जाएगा, पासेस ओवर द स्टेशनरी फेज। और यहां पे आप कंडीशन लिख सकते हैं क्विकली कि फौरन उसमें से, चूंकि वो मोबाइल फेज में होगा और मोबाइल फेज क्या है? वो मूव कर रही है, और जब वो मूव कर रही है तो वो स्टेशनरी फेज के ऊपर से फौरन पास कर जाएगा। सेकेंड, हम इसमें क्या देख सकते हैं? जैसे मैंने के की वैल्यू को लार्ज बोला, तो इसी तरह के की वैल्यू क्या हो सकती है? कंपोनेंट विद द स्मॉलर वैल्यू ऑफ के। तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ के इज स्मॉलर, मैं यहां पे लिख देता हूं कि कंपोनेंट्स की अगर वैल्यू ऑफ के क्या हो? के स्मॉलर, यहां पे क्या था? लार्जर। अब जब के की वैल्यू स्मॉल होगी तो आप देखें कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी फेज के साथ। तो अब इसमें आप क्या कहेंगे कि कंपोनेंट्स मोस्टली रिमेन्स इन द स्टेशनरी फेज। तो इसमें आप लिख लें मोस्टली remains in the stationary phase। अब जो कंपोनेंट है वो कहां रहेगा? वो स्टेशनरी फेज में रहेगा, और मोबाइल फेज क्या हो जाएगी? फ्लोज ओवर इट। तो आप लिख लें एंड मोबाइल फेज, क्योंकि वो मूव कर रही है, वो उसके ऊपर से क्या करेगी? फ्लो करके चली जाएगी। सो ये जो मैंने स्टार्ट में यहां पे अफिनिटीज की बात की थी, एक्चुअली ये अफिनिटी इसी चीज को जाहिर कर रही है कि के बड़ा तो वो किस में, किस फेज में डिसॉल्व होगा। अगर के बड़ा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा इन द मोबाइल फेज, और अगर के स्मॉल है तो वो किस में रहेगा? इन द स्टेशनरी फेज। सो दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट मैं चलता हूं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी में से भी अगर क्वेश्चन आ रहा है आपका तो वो यही क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन
द एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एंड द सेकेंड वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे आप देखें, हमें एडजॉर्प्शन का मतलब किसी चीज़ को एडजॉर्ब करना, पार्टीशन जो उसको क्या करेगा, पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसकी पार्टीशन कर सकता है। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें कि हमने क्या देखना है कि दोनों में स्टेशनरी फेजेस को देख लेते हैं। अब एडजॉर्प्शन अगर है तो उसमें स्टेशनरी फेज क्या होगी, वो सॉलिड होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज पार्टीशन। अब पार्टीशन में क्या होगा, जो स्टेशनरी फेज होगी इज लिक्विड। तो यहां पे मैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिखता हूं कि इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमारे पास ये हो गया। सेकंड क्या होगा कि जो हमारे पास एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसमें सब्सटेंस लीव करेगा द मोबाइल फेज। तो आप लिख लें, हम सेकंड पॉइंट क्या लिख रहे हैं, सब्सटेंस लीव्स द मोबाइल फेज, उसको छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अब वो सॉलिड है, वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकम एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज। क्योंकि अब जो सॉलिड था स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज सब्सटेंस को छोड़ जाएगा और जो स्टेशनरी फेज है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें आपको क्लियरली ये पॉइंट समझ आ रहा है कि जो कंपोनेंट है उसने उस सॉलिड के ऊपर रह जाना है, और जो मोबाइल फेज है चूंकि वो मूव कर रही है तो वो उसको छोड़ के आगे की तरफ मूव कर जाएगा। जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बोथ द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। तो आप लिख लें सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड, इसमें हम लिख लेते हैं सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन। अब चूंकि मैं यहां पे पार्टीशन की बात कर रहा हूं, अब वो किस में हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन या थ्रू आउट बोथ, थ्रू आउट लिख लेते हैं, थ्रू आउट बोथ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। कि वो जो हमारे पास अब इस केस में सब्सटेंस सेपरेट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के अंदर। अब थर्ड इसका पॉइंट एब्जॉर्प्शन की मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं। इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी लिख लें आप लोग, इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। चलो मैं इसमें आपको मेंशन कर देता हूं। सबसे पहला आप इसमें एग्जांपल इसकी लिख लें, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये बच्चों आप लोगों ने टू दी पॉइंट इसकी एग्जांपल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका यूज एज सच नहीं करना, जस्ट हमें टू दी पॉइंट उसमें नाम आने चाहिए। कॉलम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, मैं जस्ट थिन लेयर सी लिख देता हूँ ताकि आपने याद रख लें आप लोग। एंड थर्ड वन इज हमारे पास क्या हो जाएगा, वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। जबकि अगर हम आ जाए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, तो इसमें हमारे पास दो तरह की हो जाएंगी। एक सिंपली क्या होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, एंड सेकंड वन इज गैस लिक्विड। तो इसकी एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो इसकी एग्जांपल है पार्टीशन की, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। और सेकेंड हम इसकी क्या देख लेते हैं, ये गैस सॉलिड में था
और वो क्या हो जाएगा गैस लिक्विड में, गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। तो ये चीजें आप लोगों ने ज़हन में रख लेनी। सो दिस डिफरेंस इज टू मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम। अब मैं चलता हूं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पेपर क्रोमैटोग्राफी। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि दिस इज अ टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। जो मैंने यहां पे बताया, पार्टीशन में स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड जो कि वाटर एब्जॉर्ब ऑन द पेपर। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको फिल्टर पेपर की एग्जांपल दी थी कि उसमें लिक्विड एक इनर्ट सॉलिड के ऊपर मौजूद होता है, तो स्टेशनरी फेज हमारे पास देखने में सॉलिड है, या अगर लिक्विड भी है तो वो क्या है, उस सॉलिड इनर्ट के ऊपर मौजूद है। जबकि मोबाइल फेज इसमें क्या होगा, वो ऑर्गेनिक लिक्विड होगा। अब मैं इसके 3 वेज आपसे डिस्कस करता हूं, जस्ट इसका टू दी पॉइंट नेम्स हम देख लेते हैं, बाकी मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूं। डिफरेंट वेज क्या है, हम इसमें 3 वेज यूज कर सकते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी के केस में। सबसे पहला क्या है, डिसेंडिंग क्रोमैटोग्राफी आप कह सकते हैं। डिसेंडिंग क्या होता है, ऊपर से नीचे आना। सेकंड असेंडिंग, असेंडिंग क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना। एंड द थर्ड वन इज रेडियल या सर्कुलर। ये उसकी थर्ड टाइप है, रेडियल और सर्कुलर क्रोमैटोग्राफी। सो हम आज जो पेपर क्रोमैटोग्राफी में डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज असेंडिंग क्रोमैटोग्राफी। अब असेंडिंग का जैसे मैं बताया कि उसमें क्या होगा कि ऊपर की तरफ मूव करना है, फ्रॉम लोअर टू हायर, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग। आपको एक यहां पे एक डायग्राम नजर आ रही है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता चलूं। ये टू दी पॉइंट एक बड़ा सिंपल सा एक मेथड है जो नॉर्मली हमें लेबोरेटरीज में हम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने एक टैंक लेना है। दिस टैंक इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफिक टैंक, क्योंकि क्रोमैटोग्राफी हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको ये ब्लू डॉटेड लाइंस जो नजर आ रही हैं, दिस इज मोबाइल फेज, और ये को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने लेना है। देन आपने ग्लास कवर से उसको बंद कर देना है ताकि उसके अंदर एक होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनाइज हो जाए, ताकि इक्वल यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाए उसकी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको ब्लू कलर का एक नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रिप है 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, ये फिल्टर पेपर होगा। तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये आपने याद रख लेना है। ये हमारे पास जो पूरी इसकी लेंथ है स्ट्रिप की, दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, उस फिल्टर पेपर के ऊपर एक लेड पेंसिल के साथ आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन आपको नजर आ रही है यहां पे, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इस फिल्टर पेपर पे, ये पेंसिल से लगी हुई है, और ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड, नीचे से ऊपर तक आपने 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन का पर्पस क्या है वो भी अभी मैं बताता हूं। आपने क्या करना है कि उस लाइन के ऊपर जो आप कंपोनेंट जिनकी सेपरेशन करना चाहते हैं, आप उसके डॉट्स वहां पे लगाएं। कोशिश करें उसमें 2 आप अननोन के लगा लें, और थर्ड डॉट जो आपके पास नोन हो, यानी कि आपको पता हो कि इसमें क्या चीज मौजूद है। जैसे मैंने यहां पे आपको ABC के नाम से डॉट्स लगा के दिए, तो वो एक हमारे पास 2 डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल A एंड B क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट, उनकी अफिनिटीज होंगी, डिफरेंट चीजें, जबकि C इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स, दैट इज A एंड B, सो C इज द मिक्सचर। अब हमने क्या करना है, आप देखें तो ये पेज थोड़ा सा इस सॉल्वेंट के अंदर डिप है, ये आपको एक लाइन आपको डॉटेड नजर आ रही है, इट मींस कि ये सॉल्वेंट क्या है, उसके अंदर डिप है। वो कितना डिप होना चाहिए ये आपने याद रखना है, 5 to 6 मिलीमीटर डिप इन सॉल्वेंट। तो पेपर को आपने 5 to 6 मिलीमीटर क्या करना है, उसके अंदर डिप करना, ताकि उन दोनों का एक्सपोजर हो जाए, एक दूसरे से इन टच आ जाए। तो वो अब क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें मूव करना स्टार्ट करेगा।
अब सॉल्वेंट क्या करता है, यहां से मूव करना शुरू करेगा और करते 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 वो यहां पे आपने कोशिश करनी है, इसको हम यहां लगा देते हैं, आपने कोशिश करनी है कि जो सॉल्वेंट का डिस्टेंस हो वो 3/4 अगर हो जाए, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि वो सॉल्वेंट पूरी तरह से गीला ना हो जाए। आपने जिस क्लिप के साथ उसको अटैच कर रखा था उसका यानी कि 3/4 यहां तक यानी कि सॉल्वेंट का डिस्टेंस है, ऊपर आपने उसको क्या कर लेना है, वहां से रिमूव कर लेना है। अब क्या होगा कि हमने चूंकि कहा कि इसके अंदर स्टेशनरी फेज क्या है, एक पेपर है जिसमें लिक्विड मौजूद है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या कर रहा है, वो उसमें मूव कर रहा है। अब जैसे मैंने यहां पे कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पे, के पे। तो के की वैल्यू बड़ी आएगी तो यानी कि लार्जली डिसॉल्व इन मोबाइल फेज और वो स्टेशनरी में उसको छोड़ता जाएगा। तो अब आप देखिए फॉर एग्जांपल इस कलर क्या डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये मूव करता है, ये आपके पास यहां पे उसका लाइन आती है और ये जो मिक्सचर होगा इसमें एक लाइन यहां पे आएगी और एक लाइन यहां पे आएगी। तो ये पेपर आपने वहां से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने उसको ड्राई कर लेना है। देन हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो इसमें है, अब वो जो पेपर हमारे पास ड्राई हो जाएगा दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। अब पेपर में डेफिनेशन अगर इसकी आ जाए तो आप क्रोमेटोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे, द फिनिश्ड ड्राइड प्रोडक्ट, जो खत्म हो चुका है, ड्राई हो चुका है प्रोडक्ट, विद द कलर बैंड्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। चूंकि हमने कलर सेपरेशन करनी थी तो उसमें कलर के बैंड्स हैं, ऑफ अ मिक्सचर ऑब्टेन्ड इन क्रोमेटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट। तो वो हमारे पास जो एक फिनिश्ड ड्राइड प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड, वो जो पेपर है ड्राइड दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। अब इसकी जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है कि इफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर कलरलेस, अगर हमारे पास कलरलेस हैं वो जो मिक्सचर, जैसे मैंने यहां पे डॉट्स लगाए तो हमें नजर आ रहे हैं, नॉर्मली अगर हमारे पास कलरलेस आ गए तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। क्या मेथड्स हैं कि हम उसको डेवलप करते हैं बाय द केमिकल मेथड्स एंड द फिजिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, केमिकल में ये होगा कि आपको लोकेटिंग एजेंट्स उसके ऊपर लगाएंगे। वो लोकेटिंग एजेंट्स लाज़मी बात है, चूंकि केमिकल मेथड है तो हम क्या यूज करेंगे, उसमें केमिकल्स ही यूज करेंगे। तो वो लोकेटिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, इनको आप लिख लें। लोकेटिंग, जो लोकेट करेंगे उन कलरलेस को तो वो क्या कहलाएंगे, लोकेटिंग एजेंट्स। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर सकते हैं। तो ये मोस्टली आप लोग इसमें इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, या हमारे पास एक नॉर्मली होता है निनहाइड्रिन यूज कर सकते हैं, या रुबीनिक एसिड। ये आप तीन एग्जांपल्स की याद रख लें, निनहाइड्रिन और रुबीनिक एसिड। ये केमिकल्स हैं जो केमिकल मेथड से सेपरेशन आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो कलर उसके अपीयर हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले कलरलेस थे। फिजिकल मेथड क्या होता है, आपने क्या करना होता है, उसको हीट करें या थ्रो करें, क्या, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो हमें क्या होगा, हम इंडिकेट कर लेंगे उस स्पॉट को। सिंपली मैं लिख देता हूं हीटिंग, या दूसरा काम क्या है, थ्रोइंग, किस चीज को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फॉर लोकेशन, लोकेटिंग मैं लिख देता हूं, उन स्पॉट्स को लोकेट करने के लिए हम ये दो काम कर सकते हैं। फिजिकल में आप हीट कर दें या थ्रो कर दें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। अब मेरे पास ये क्रोमेटोग्राम आ चुका, क्रोमेटोग्राफिक जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक जो टैंक था उसमें से हमने पेपर को रिमूव किया, उसको ड्राई किया। अब हम उसकी क्या करने जा रहे हैं, उन कंपोनेंट्स की अफिनिटीज को देखने जा रहे हैं। वो हम कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर। बच्चों ये जो रिटार्डेशन फैक्टर है दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसके कुछ पॉइंट्स भी आपसे डिस्कस करता हूं तो आप देख लें रिटार्डेशन फैक्टर है क्या। अब देखें इसमें हमारे पास दो चीजें हैं,
एक वो स्पॉट्स थे जो अपनी अफिनिटीज की वजह से मोबाइल फेज के साथ गए, उन्होंने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, देन वो वहां पे रुक गए और मोबाइल फेज आगे चली गई। अब हम यहां पे दो चीजें देख सकते हैं, एक वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया फॉर एग्जांपल किसने, ए ने, और ये डिस्टेंस ट्रैवल किया किसने, बी ने। तो ये तो उन स्पॉट्स का डिस्टेंस था, जबकि हमारे पास सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, वो अप टू था ये जो 3/4 मैंने बोला था दिस। तो अब मैंने क्या करना है, देखिए रिटार्डेशन फैक्टर में मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, इस कंपोनेंट का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। अब सॉल्वेंट का यहां से डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं दिस इज एक्स ए के लिए, कि ए ने इतना डिस्टेंस कवर किया, बी ने वाई किया, और हमारे पास सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस किया, जी। तो मैं ए के लिए क्या लिखूंगा, एक्स ओवर जी, क्योंकि एक्स फॉर ए और जी फॉर सॉल्वेंट। और अगर मैं बी के लिए देखूं तो क्या लिखूंगा, वाई ओवर जी। तो सिंपली वो जो कलरफुल स्पॉट था उसको सॉल्वेंट के डिस्टेंस के साथ डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन फैक्टर। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब मैं इसमें 3 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूं कि हर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैज स्पेसिफिक आरएफ वैल्यू, उसकी अपनी एक रिटार्डेशन फैक्टर होगी। जैसे आप देखें x यानी कि जो a था उसका डिस्टेंस कम था, उसकी अफिनिटी कम थी, b का थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी अपनी वैल्यू है, तो हर एक की अपनी रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू होगी। सेकंड, चूंकि ये रेशो है, सो रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सो ये पॉइंट आपका एमसीक्यू में भी आ जाता है। सो इसको क्लियर रखना है कि रिटार्डेशन फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। And the third point is the retardation factor value of a component is related to its distribution coefficient। जो मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि अब रिटार्डेशन फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के ऊपर, कि वो मोबाइल और स्टेशनरी फेज में उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स की रेशो हुआ करती थी। सो दिस इज ऑल अबाउट रिटार्डेशन फैक्टर। अब मैं चलता हूं हमारे आज के लेक्चर का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विच इज द यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब यूजेस में मैं शॉर्टली मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये आप अपने पास नोट कर लें ताकि इसको आंसर करना, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। नंबर 1 इज इट इज वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर द सेपरेशन, फॉर द आइसोलेशन एंड द प्योरिफिकेशन। ये 3 काम आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस में करने के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। सेकेंड वन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बोथ एनालिसिस में हम इस क्रोमेटोग्राफी को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं कि चाहे आप जिस किस्म का भी एनालिसिस करें, क्रोमेटोग्राफी हमारी हेल्प करती है। थर्ड इज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। वो जितना ज्यादा प्योर होगा उतना ज्यादा हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से ले सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। तो वो यही डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पे डिपेंडेंट होगा और हमें उसकी प्योरिटी का भी पता चलेगा। एंड द लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोरेंसिक एनालिसिस। ये हम एनालिसिस करते हैं जो हमें फोरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये था हमारा ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी के बारे में लेक्चर। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। ये लास्ट 2 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपने देखा इंटरेस्टिंग थे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। कोशिश करें जैसे मैंने क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे, इन क्वेश्चंस को अपने पास लिखें, इनके नोट्स बनाएं और इनको हर हवाले से क्लियर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, घर रहें और महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।